हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फिनेंस विद अभिनंदन। और इस वीडियो में हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका है कि रुपया क्यों गिर रहा है। The Indian rupee has slumped to fresh record lows this week, falling past 91 against the रिसेंटली US मैंने विजेंद्र सर की वीडियो देख रही थी, जिसमें उन्होंने खुल के क्रिटिकली मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया इसके ऊपर कि रुपया क्यों फॉल कर रहा है। पर असली में अगर आप नंबर्स पे जाओगे, जब उनकी वैल्यू चेक करोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इनके जो पर्सपेक्टिव है टोटली डिफरेंट है। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे मिले ऐसे बोलने के लिए। लेकिन जब आप इनके नंबर्स को चेक करोगे कि रुपये इतने जल्दी क्यों गिर रहा है, आजकल ये बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। हर एक इकोनॉमिस्ट, हर एक फिनेंस का पर्सन इस पे लगा है कि इतना रुपया गिर क्यों रहा है आखिर। तो इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे एक एक पॉइंट, जिससे हमें मालूम चलेगा कि रुपया की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों गिर गई है और डॉलर इतने महंगे क्यों हो गए। तो रुपया क्यों गिर रहा है, उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी करेंसी का डिमांड और सप्लाई, किसी भी करेंसी का प्राइस चेंज कैसे होता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको मैं डीप डाइव आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है ना, सप्लाई और डिमांड ऑफ द करेंसी। जिस कंट्री में जिस करेंसी की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आप आज के दिन में कोई भी एक शेयर, जैसे मैं अभी कोल इंडिया ले लेता हूँ, ये कोल इंडिया की शेयर प्राइस है जो कि आज चल रही है 385 रुपीज़। अब आज के दिन में अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, जो यूके के हो या फिर से कोई भी एक कंट्री में हो, और आपको चाहिए कि इंडिया में आपको इस कोल इंडिया के शेयर को खरीदना है, तो क्या आप डॉलर से इस कोल इंडिया के शेयर को खरीद सकते हो? द आंसर इज़ नो। आपको पहले अपना जो डॉलर है ना, उसको एक्सचेंज करके आईएनआर लेना पड़ेगा। और जब आप आईएनआर लोगे तो फिर आप आईएनआर से कोल इंडिया के शेयर्स को खरीद सकते हो। सेम अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी, तो आप डायरेक्टली फॉरेन फंड्स को नहीं डाल सकते। पहले आप अपना जो डॉलर इन्वेस्ट करने वाले उसको आपको आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। और जब आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप आईएनआर बाई करोगे और डॉलर को सेल करोगे, जिसके कारण उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो इसके कारण से ना बोल सकते हो कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा मिलती फॉरेनर्स को, तो इंडिया का जो करेंसी है उसका वैल्यू इंक्रीज होता और रुपया कम डिप्रिशिएट होता। पर आप लोग समझें कि सप्लाई और डिमांड क्रिएट कैसे होती है, किसके लिए होती है। तो सबसे पहले चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट होती है। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के प्रॉपर्टीज़ के रेट अच्छे रिटर्न देने वाले हैं, या फिर से आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा लग रहा है कि वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाले हैं, या फिर से आप ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि इंडिया में कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है या फिर से अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, जिसको आप फॉरेन में बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो उसी कारण से ना सप्लाई और डिमांड करेंसी इन्फेक्ट होती है। और जितना ज़्यादा लोग किसी चीज़ को बेचेंगे ना, उतनी ज़्यादा खराब होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मिस्टर एक फॉरेन इन्वेस्टर जो कि कोल इंडिया के शेयर्स खरीद रखे थे, अब उनको लग रहा है ना कि इंडिया में कुछ भाव टाव रह नहीं गया, इंडिया में प्रॉफिट होने वाला नहीं है, एक काम करता हूँ, अपने इंडिया में जो कोल इंडिया के शेयर्स है उसको मैं बेच देता हूँ और अपनी कंट्री यूएस यूके में उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो मार्केट में जाएंगे और पहले कोल इंडिया के शेयर्स बेचेंगे। जब कोल इंडिया के शेयर्स बेचेंगे तो उनके पास इंडियन करेंसी आ जाएगी, और जब इंडियन करेंसी आएगी तो उस इंडियन करेंसी को वो कन्वर्ट करा लेंगे डॉलर में। उसके लिए क्या करेंगे कि इंडियन करेंसी को बेचेंगे और डॉलर को बाई करेंगे। तो जिस चीज़ को बेचा जाता है उसकी डिमांड कम होती है, और जो चीज़ खरीदा जाता है उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो इसके कारण ये और रीज़न है कि इसके कारण रुपीज़ की वैल्यू क्यों डिप्रिशिएट हो रही है। तो पहला पॉइंट है कि सप्लाई और डिमांड। जिस करेंसी की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका प्राइस उतना ही बढ़ेगा। डिमांड किस कारण से आ सकता है? तो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और सेविंग्स। लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट की वजह से करेंसी का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है। अब मान लो कि आपने सुना होगा कि यूके और यूएस में जो इंटरेस्ट है वो 2-3% रेट पे मिलते हैं। तो अब मान लो कि आप यूके में एक बहुत बड़े फंड मैनेजर, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप यूके की गवर्नमेंट्स को, अगर यूके में किसी को लोन देते हो तो आपको सिर्फ 2-3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप क्या करोगे ना कि उसी फंड को आप इंडिया में ला दोगे और इंडिया में उसको 12-13% पे आराम से आपको उसको लैंड कर सकते हो किसी को। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि इंडिया में जो लोग को लोन चाहिए वो इंडियन रुपये में चाहिए, डॉलर में नहीं चाहिए। तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को इंडिया में लाएंगे और उसको यहाँ पे आकर ट्रांजेक्शन करेंगे। मतलब
डॉलर बेचेंगे और INR खरीदेंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि इंडियन रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो एक और कारण है कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट जितने ज़्यादा होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स उतने ही ज़्यादा उस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और सेम उल्टा होता है इंटरेस्ट रेट्स। अगर किसी कंट्री में ना इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और खुद की कंट्री अच्छी इंटरेस्ट रेट देती है, तो वो इंटरेस्ट के लिए ना अपने पैसे को बाहर नहीं लगाते मार्केट में किसी के पास। तो एक रीज़न है ये। इन्फ्लेशन एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, और बाकी ये जो है ये एक छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। हाँ, ये जो ट्रेड बैलेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मान लो कि कोई कंट्री जितना ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट करेगी और इंपोर्ट, सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ इंडिया में बना रहे हो और उसको आप फॉरेन में बेचते हो, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि खरीदने वाला एक फॉरेन कंट्री होती है। जैसे अगर कोई भी चीज़, मान लो कि आप जापान को कुछ बेच रहे हो, जापान को मान लो कि आप एक पेन बेच रहे हो, ये पेन आप जापान को सेल कर रहे हो, तो अब जापान का जो बायर बैठा है ना, वो मेरे को पेमेंट करेगा, और मैं जो पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा वो सिर्फ INR में करूँगा। तो जापान का मान लो कि ये पेन की कीमत 100 रुपीज़ है, तो जापान का जो आदमी है वो अपने जापानीज़ येन को इंडिया में आके कन्वर्ट कराएगा और उसके बदले पेन लेगा, जिसके कारण जापानीज़ येन की वैल्यू कम होगी और इंडियन करेंसी की रुपीज़ बढ़ेगी। ये सिर्फ एक पेन की वजह से नहीं होगा, इसमें जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो बिलियंस ट्रिलियंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण प्राइस पर इम्पैक्ट आता है। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन से प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आता। ये करेंसी मार्केट जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट इतना है तो करेंसी मार्केट इतना है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, मान लो कि जो कंट्री जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी ना, उस देश की करेंसी उतनी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है, और जो कंट्री जितना कम एक्सपोर्ट करेगी, मतलब जितना कम इंपोर्ट करेगी, उतना वैल्यू इंक्रीज होगा। इंपोर्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो सामान अदर कंट्री से, चाइना वगैरह से मंगाते हैं, जो अंदर आता है उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, जो बाहर जाता है हम लोग उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जो चीज़ आउटसाइड द इंडिया से आ रही है हमारे पास, उसके लिए क्या होता है ना कि हम उस कंट्री के करेंसी में पेमेंट करते हैं, जिसके कारण से हमें अपने देश की करेंसी को बेचना पड़ता है और उस देश की करेंसी को खरीदना पड़ता है, जिसके कारण से हमारी देश की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स, और जो एक और पॉइंट्स है कि वॉर्स और पैंडमिक, अगर इस टाइप के सिचुएशंस होते हैं तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, पर ये बहुत कम होता है। तो मेजर जो इसके इफेक्ट है ना वो 3 है। एक सप्लाई डिमांड, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा ये ट्रेड। अब मैं बात करूँगा ये तीनों पॉइंट से कि दिक्कत है कहाँ, जब प्राइस तो इतना बढ़ गया। अगर ये आप चार्ट देखो तो ये है डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़, मतलब कि अगर $1 कितने रुपए के बराबर है, तो करेंटली ये 91 रुपीज़ चल रहा है। पर डायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, क्या ये बात सही है? चलिए इसको डिटेल में तोड़ते हैं। अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 5 साल में देखेंगे ना, तो करेंटली जो इंक्रीज हो रहा है प्राइस का वो करेंटली कम है। मतलब ये नहीं कि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रेट्स कंपेरेटिवली बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, क्योंकि करेंसी की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर सोचो कि 10 रुपये पे मेरा करेंसी 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और मैं बोलूँ कि मेरी करेंसी 10% से इंक्रीज हो रही है, तो बोलोगे करेंसी का प्राइस 1 रुपये से चेंज हो रहा है। वहीं मेरी करेंसी अगर 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और मैं बोलूँ कि मेरी करेंसी 10 रुपये से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसका इफेक्ट होगा ना, वो 10 रुपये में लिया जाएगा, जिसके कारण से आज लोगों को फील हो रहा है कि उनकी करेंसी कितनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई है। पर अगर आप उनका चेंजेस देखोगे ना, तो असली में करेंसी बहुत कम रेट से डिप्रिशिएट हुई है। पहले जिस रेट पे डिप्रिशिएट हो रही थी उससे कंपेरेटिवली बहुत कम रेट पे डिप्रिशिएट हो रही है। मतलब ये हमारे लिए इकोनॉमी के लिए अच्छी इफेक्ट्स हैं। तो डायरेक्टली प्राइस देखकर नहीं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, तो रियल प्रॉब्लम ये है ना कि लास्ट 5 मंथ्स में सिर्फ हमारी जो करेंसी है वो 85 रुपीज़ से लेकर 91 तक चली गई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6% डिप्रिशिएट कर गई है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिप्रिशिएशन हो चला है। मतलब समझ सकते हो, इसका एवरेज रेट जो वो 4 से 5% रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ 5 महीने में ये 6% के से ज़्यादा डिप्रिशिएट कर चुकी है। तो इसका जो रीज़न है वो क्या है, इसका जो मेन रीजन है वो सबसे पहला चीज़ है US टेरिफ्स। Still with Donald Trump, he's announced that he'll be substantially raising tariffs against India because it continues to purchase Russian oil. US टैरिफ लगाने के बाद
लगभग कुछ गुड्स पे 50% के टैरिफ बढ़ा दी गई है। अब टैरिफ क्या होती है? मान लो कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि इंडिया में बनाने में उसको 6 रुपये लगते हैं, एक कंट्री में बनाने के 6 रुपये लगते हैं, वहीं फॉरेन से उस चीज़ को अगर 5 रुपये में लाया जा सकता है, तो क्या होता है ना कि अब तो लोग खरीदेंगे सस्ता ही चीज़, तो लोग 5 रुपये वाली चीज़ खरीदने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो खुद की कंट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिकने कम हो जाते हैं, जिसके कारण कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसके कारण से कंट्री उस पर टैक्सेस या चार्जेस लगाते हैं, जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं। अब ये टैरिफ बहुत टाइप के होते हैं, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी बात करते हैं कि टैरिफ से होता क्या है। अगर टैरिफ लग जाता है ना, तो अगर मान लो कि मैं कोई ये पेन का लाता एग्जाम्पल, ये पेन 3 रुपये से चाइना में आती है, और ये मेरे देश की पेन है, जिसको मैं इंडिया में बनाने में ही 5 रुपये लग जाते हैं। अब मैं इसको 6 रुपये में बेचूंगा, तो कोई भी चीज़ को खरीदना नहीं चाहेगा, जबकि मेरे को ये 3 रुपये में चाइना से मिल जा रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है ना कि ये जो पेन है, इस पर ये 3 रुपये की टैरिफ लगा देती है, जिसके कारण दोनों का प्राइस बराबर हो जाता है, 6 रुपये हो जाता है, जिसके कारण इनको मार्केट में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि मेरे को किस पे कितना टैरिफ लगाना है। तो अब क्या होता है ना कि अगर मान लो ये चाइना वाले पेन पे पहले ये 3 रुपये की आती थी, तो सब लोग उसको खरीदते थे, पर जैसे ही टैरिफ लग गया तो इसकी जो मार्केट में डिमांड है ना, वो कम हो जाती है। अब जब जैसे ही इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो जो चाइना का जो सप्लायर है ना, वो भी कम क्वांटिटी में सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको तो रख के फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो वो कम रेट में कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। जब कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा तो कम इंपोर्ट करेगा, वो मतलब कम एक्सपोर्ट करेगा अपने कंट्री से, हमारे लिए इंपोर्ट और उसके लिए एक्सपोर्ट, तो कम एक्सपोर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा ये जो इंडियन करेंसी वाला इंडिया वाला पेन है वो बिकना चालू हो जाएगा। तो ये होता है टैरिफ का फंडा। अब क्या होता है कि यूएस 6 तारीख को 50% कुछ गुड्स पे टैरिफ लगा देती है, जिसके कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हमारी करेंसी की फॉलिंग बहुत ही रैपिडली स्टार्ट हो जाती है। और एक होता है ट्रेड डिफिसिट्स। मतलब मैं बताऊं तो अगर ट्रेड डिफिसिट को सिंपल एग्जांपल समझे, तो अगर कोई एक कंट्री है वो 50 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, मतलब दूसरे देश में बेचती है, और खुद के कंट्री में सिर्फ 80 बिलियन के सामान मंगाती है, मतलब खुद ये 80 बिलियन का सामान खरीद रही है और 50 बिलियन का सामान बेच रही है, तो इसको हम लोग निगेटिव वे में ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, जो कि 30 बिलियन निकल के आता है। अब करेंटली ना आप इंडिया के अगर ट्रेड डेफिसिट्स को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा ना कि रिसेंटली अक्टूबर में ये 41.68 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि पास्ट 3-4-5 सालों में सबसे ज़्यादा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट 5-6 साल में कभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना ज़रूरी है? अब आप एक बात बनाना कि आप अगर किसी स्कूल में हो, उसके स्कूल के प्रिंसिपल को अगर उस दिन बारिश होती है रात को और रास्ते में पानी लग जाते हैं, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल को गाली दोगे कि क्यों पानी लगा दिया रास्ते में? वो तो एक्सटर्नल चीज़ है ना, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ट्रंप कल के दिन में टैरिफ लगाता है तो क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्यों पूछ कर आएगा हेलो मोदी जी टैरिफ लगाना है? नहीं, वो उनकी खुद की डिसीजंस होती है, उनके खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये है उनकी वेबसाइट्स जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये कौन से होते हैं? ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में किसी भी कंपनी के लार्ज क्वांटिटी के शेयर्स बाई और सेल करते हैं। इनको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं ना कि लास्ट 3-4 क्वार्टर में लगभग 7 बिलियन के फंड्स को इन्होंने विड्रॉ किया। मतलब मार्केट में इन्होंने इस फंड्स को लगाया था और उसको बेच के उन्होंने अपने कंट्री में शिफ्ट कर गया। इसका रीज़न क्या है? तो उनके खुद के कंट्री में 2-3% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलते थे, मतलब जिसमें कोई भी रिस्क ना हो। तो उसके लिए वो क्या करते कि इंडिया में आके डेट देते थे, इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि वो इंडियन करेंसी खरीदते थे। पर अब रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली सिर्फ लास्ट क्वार्टर में $7 बिलियन का फंड उन्होंने बेचा है। मतलब डॉलर खरीदा और INR को सेल किया, जिसके कारण INR की डिमांड बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि खुद की जो उनकी गवर्नमेंट है ना, वो 4.2 से लेकर 4.5% की इंटरेस्ट फ्री रेट अनाउंस कर दिया, और जो कि उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। जिसके कारण से उन्होंने क्या किया कि खुद के देश में पैसों को वापस ले लिया है। और फिर से जियो पॉलिटिकल इशू चल रही है, जैसे कि आप रिसेंट वॉर्स, सेफ हेवन ऑफ टैक्सेस, इसके कारण से एक बड़ा रीज़न रहा है होने का। अब बाकी ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जिसके कारण इफेक्ट पड़ रहा है। और एक
पाँचवा में मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लोन्स। अब क्या होता है ना कि किसी भी गवर्नमेंट को फंड चाहिए तो वो क्या करती है कि लोन लेती है। अब लोन लेती है हमेशा वो फॉरेन करेंसी में। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को एक लोन होता है लेना होता है अगस्त 2025 में 85 करोड़ रुपीज़ की, तो क्या करती है जिस टाइम एक यूएसडी 85 रुपीज़ का चल रहा है तो वो $1 करोड़ की लोन ले लेती है। अब उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 2% है। आपको लग रहा होगा वाह कितना बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या करती है ना कि अब मान लो कि दिसंबर में उस लोन की रीपेमेंट करते हैं मोटा मोटी 5 से 6 महीना, तो मान लो कि 1% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझो कि लेकिन जो फॉरेन करेंसी का रेट है ना वो डॉलर का रेट 85 से बढ़ के 91 हो गया, प्लस 1% का इंटरेस्ट भी देना है। तो अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करो ना तो 91.7 करोड़ रुपीज़ होके आती है। तो जो इंटरेस्ट सिर्फ 1% का था उसकी वैल्यू लगभग 6.7 करोड़ निकल के आ जाती है, जिसमें फॉरेन करेंसी का जो प्राइस ऊपर नीचे वो प्लस 1% का इंटरेस्ट। तो इस कारण से इसका क्या है ना कि अगर आप लोन जिस कंट्री से ले रहे हो तो जो रीपेमेंट करोगे वो भी आप डॉलर में पेमेंट करोगे। जिसके कारण क्या होता है ना कि इंडिया को फिर से डॉलर खरीदना पड़ता है, तो डॉलर को खरीदने के लिए INR बेचना पड़ता है और डॉलर को खरीदना पड़ता है, जिसके कारण डॉलर की रेट इंक्रीज हो जाती है और इंडियन करेंसी की रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये चलते आ रहा है। तो अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको चाहिए ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना, तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको अचीव करा दोगे तो मैं बात करूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।